इस देश में एक राज्य है जिसका अद्भुत गौरवशाली इतिहास है। उसने दुनिया को पहला गणराज्य दिया। भगवान महावीर गौतम बुद्ध दिए, चाणक्य चंद्रगुप्त दिए, अशोक महान से लेकर के संस्कृत के उद्भट विद्वान बाणभट्ट दिए, आर्यभट्ट दिए, और इस तरह की लंबी परंपरा है। आधुनिक भारत में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण उसी माटी के हैं। भूमिका थोड़ी लंबी है लेकिन ज़रूरी है क्योंकि मेहमान हमारे आज विशेष हैं। आज की तारीख में जो प्रशासनिक अधिकारी देश में हैं, पत्रकार हैं और तमाम संस्थाओं में प्रबुद्ध पढ़ाने लिखाने वाले लोग हैं, उस राज्य के लोगों की उनमें भरमार है, नाम बिहार है, जाहिर है। और ये राज्य तंज और कई तरह के सवालों का शिकार है, कई तरह की समस्याओं से जूझता हुआ राज्य है। इस राज्य में एक व्यक्ति पिछले 1.5 साल से पदयात्रा कर रहे हैं, मुनादी इस बात की कि आप बदलिए क्योंकि बिहार को बदलना चाहिए, और ऐलान ये भी कि 2 अक्टूबर को एक नई पार्टी बनेगी। जाहिर है ये भूमिका जो है वो आपके सामने है। व्यक्ति आप समझ गए होंगे, प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। लगभग 1.5 साल की यात्रा आपकी पूरी हो गई है। 2 अक्टूबर 2022 और 2 अक्टूबर को 2 साल पूरे हो जाएंगे जी। नई पार्टी का नाम यही होगा, जन स्वराज, इस नाम से पदयात्रा करते रहेंगे या पार्टी कुछ और होगी? मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि यही नाम होगा, क्योंकि ये तय 2 अक्टूबर को उन लोगों को करना है जो साथ में आकर इस दल को बना रहे हैं। प्रशांत किशोर कोई दल नहीं बना रहे हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर दल नहीं बना रहे हैं। 1 करोड़ बिहार के लोग आकर, पहली बार इस देश के इतिहास में ऐसा होगा जब 1 करोड़ लोग एक साथ आकर दल बना रहे हैं। पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा होगा कि जिस दिन दल बन रहा होगा उस दल का नेतृत्व का चुनाव पहले से तय नहीं होगा, उस दल का नेतृत्व पहले से तय नहीं होगा। उस दल का नेतृत्व का चुनाव जैसे आज़ादी से पहले आपने देखा होगा कांग्रेस के अधिवेशन में होते थे, उस तरीके से आपको भी निमंत्रित करेंगे। 2 तारीख को आप आइए और देखिए कि लाखों लोग मिलकर उस दल के नेतृत्व का चुनाव करेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि दल के संविधान की चर्चा, देश के संविधान की नहीं, राजनीतिक दलों का कोई संविधान होता है और उस पर कोई चर्चा, भागीदारी जनता की होती है, ऐसा सामान्यतः हम लोग देखते नहीं है। यहाँ 121 सदस्यीय समिति पूरे बिहार में 1000 अलग अलग गोष्ठियाँ करके, ये मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ तो कर ही रहा हूँ। 121 बिहार के प्रबुद्ध जन, समाज और राजनीति में अनुभव रखने वाले लोग, अभी आप यहाँ निकलेंगे तो बाहर बैठक चल रही है, ये लोग 1000 बैठकों के जरिए लोगों की भावनाओं को समाहित करने जा रहे हैं कि जब ये दल बने तो वो किसी व्यक्ति का ना हो, किसी जाति का ना हो, किसी परिवार का ना हो। उस दल में जो भी यहाँ की जनता की आशा अपेक्षा है, जो अपने एक नए विकल्प में वो देखना चाहते हैं, उसको उस दल के संविधान में समाहित किया जाए। तो ये एक प्रयास है, पिछले 2 साल से मैं चल रहा हूँ, आगे भी चलता रहूँगा। 2 अक्टूबर के बाद भी मेरी पदयात्रा नहीं रुकेगी, वो चलेगी, आगे भी चलेगी। दल बन जाएगा, दल का नेतृत्व करने वाले तय कर दिए जाएंगे और दल का जो अपना संगठनात्मक राजनीतिक कार्य है वो भी चलता रहेगा। प्रशांत किशोर जो 2 साल से कर रहे हैं वही आगे भी करेंगे। वो काम है गांव गांव जाना, लोगों को बताना कि तुमने जाति पर वोट दिया, तुमने दलों को वोट दिया, तुमने नेताओं को वोट दिया, तुमने विचारधारा को वोट दिया। एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो और वो उस व्यवस्था को सुधारने के लिए दो जिसको तुम रोज गाली देते हो, जिसके भुक्तभोगी हो, जिससे परेशान हो। लेकिन चुनाव आता है तो विकल्प के अभाव में, जातियों के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर वोट दे देते हो। तो जो काम मैंने शुरू किया है 2 साल में वो आगे भी जारी रहेगा। यानी प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि पार्टी बनेगी जरूर लेकिन पार्टी की बागडोर प्रशांत किशोर के हाथ में नहीं होगी, बल्कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। बिल्कुल पार्टी खड़ा करने और सरकार बनाने की कोशिश करने का काम आप करेंगे। पार्टी बनाने की जो मेरी भूमिका है, पार्टी में हमारी भूमिका सूत्रधार की है। हमारी भूमिका उस कुम्हार की है जिसको अच्छी मिट्टी और चाक मिल जाए तो वो घड़ा बना सकता है। घड़ा तो मिट्टी और चाक से ही बनेगा। तो मैं बिहार के गांव-गांव से अच्छे लोगों के तौर पर वो अच्छी मिट्टी ढूंढ रहा हूँ। जन स्वराज वो चाक है जिस पर उस मिट्टी को रखूँगा
और थोड़ा सा उसको सहारा दूंगा ताकि वो अच्छा घड़ा बनकर निकले और उसको तपने की, और जनता जो है उसको अपने कसौटी पर कसेगी, उसको तपाएगी और फिर उससे जो निकलेगा तो उससे बिहार में एक नया आपने सरकार बड़ी बड़ी अच्छी बात की कि आप मिट्टी की तलाश में अच्छी किस्म की मिट्टी मिले ताकि आपका बर्तन बने अच्छा। जितने लोग आपके पास हैं उन्हीं में से आप नेता का चयन करेंगे। अगर वही दल हैं जो जेडीयू के, आरजेडी के, एलजेपी के, बीजेपी, कांग्रेस के, उन्हीं दलों के बीच से नेताओं को लेकर के आप आएंगे, उनको टिकट देंगे या फिर चेहरे नए होंगे? संभव ही नहीं है। आप देखिए, मीडिया के लोग कह रहे हैं कि बहुत दलों में भगदड़ मची हुई है बिहार में। दलों ने बाकायदा पत्र जारी किया, भाई जनसुराज की सभाओं में मत जाओ, इस दल में मत जाओ, क्योंकि उन तीनों चारों दलों में भगदड़ मची हुई है। लेकिन ये भगदड़ क्यों मची हुई है? ये तो राजनीतिक लोग हैं, ये लोग क्यों जनसुराज में आ रहे हैं? क्योंकि आज आप इन नेताओं को का आना मीडिया के लिए खबर है, लेकिन वो नेता इसलिए जनसुराज में आ रहे हैं कि नीचे जमीन पर पिछले 2 साल में लाखों की संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो उन लोगों का दबाव है उनके पंचायतों में, उनके प्रखंडों में, उनके विधानसभा क्षेत्रों में, भैया जनसुराज से जुड़ो वरना कुछ नहीं बचेगा। दूसरी बात, जनसुराज की शुरुआत दौर में हम लोगों ने कहा, जब लॉन्च किया जनसुराज को, कि बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने लोग विधायक सांसद बने हैं, चाहे जिस दल से बने हो, वो 1250 परिवार के लोग ही बने हैं। दल कोई भी हो, जो व्यक्ति पहले कांग्रेस में था वही लालू जी में आ गया, जो लालू जी का दौर खत्म हुआ तो वही नीतीश में आ गया, वहां से भागा तो भाजपा में आ गया। तो उन परिवारों का वर्चस्व राजनीति पर टूटे, उसके लिए जनसुराज नीचे से व्यवस्था खड़ी कर रहा है। और जब इनके उम्मीदवारों का चयन होगा तो आप देखेंगे कि मेरा अपना मानना है, मैं उसको कोई नंबर तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन 2/3 से ज़्यादा इसके चुनाव लड़ने वाले लोग वो लोग होंगे जो किसी राजनीतिक दल में अपनी जीवन नहीं बिताए हैं, जो पहले से चुनाव नहीं लड़े हैं। उसमें बहुतेरे ऐसे होंगे जो राजनीति में कभी थे ही नहीं। ये जनसुराज की ताकत है और प्रयास भी है कि ऐसे लोगों को लाया जाए जिसकी राजनीतिक समझ बहुत हो ना हो, समाज की समझ हो, जो आदमी मजबूत हो ना हो, अच्छा आदमी हो। मैं रोज कहता हूँ, जनसुराज का स्लोगन है सही लोग, मजबूत लोग नहीं। क्योंकि 10 साल का मेरा जो अपना राजनीतिक अनुभव रहा है, राजनीति में मजबूत आदमी को ही सही मानकर आगे बढ़ाया जाता है। आदमी सोचता है यही मजबूत है, यही चुनाव जीतेगा। लेकिन जनसुराज की जो सोच है, जिस पर यह आधारित है कि सही आदमी के पीछे अगर बढ़िया व्यवस्था लग जाए, संसाधन हो जाए, अच्छी सोच हो जाए, तो उस आदमी को जिताकर मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन मजबूत आदमी जीत जाए तो उसको सही बनाने की गारंटी नहीं है। तो बिहार विधानसभा चुनाव जब होगा तो जनसुराज के जो लोग लड़ेंगे उसमें 2/3 से ज़्यादा लोग आपको वो नए चेहरे दिखेंगे जो नई सोच को परिलक्षित करेंगे, जो एक नई विचारधारा के वाहक होंगे, जो इस सोच, इस जज्बे को दिखाने वाले होंगे कि नहीं, जिस बिहार को जातियों में बटा हुआ, न सुधर पाने वाला राज्य मानकर ज़्यादातर नेताओं और दलों ने छोड़ दिया है, उसको सुधारने का मादा और जिम्मा बिहार के लोगों के पास है और काबिलियत भी बिहार के लोगों के पास है। वही करके दिखाने का प्रयास है। 2 बड़ी बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं। इनके नेताओं की जो जमात होगी उसमें से 2/3 ऐसे चेहरे होंगे जो नए होंगे, और आप ये कह रहे हैं कि मजबूत नहीं, अच्छे लोग, मजबूत सही लोग। भारतीय राजनीति में अमूमन नेता वैसा चुना गया जो पैसे से मजबूत हो, गोली बंदूक से मजबूत हो, जाति धर्म से मजबूत हो। आप कह रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटी वो नहीं है। मैं कह नहीं रहा हूँ, हर गांव में जाकर पिछले 2 साल से यही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी जाति की संख्या नहीं उसकी चिंता मत करो, तुम विधायक मंत्री के लड़के नहीं उसकी चिंता मत करो। वो चिंता जनसुराज करेगी, प्रशांत किशोर करेंगे। तुम आओ, तुम में अगर क्षमता है, जज्बा है तो आओ, राजनीति में आओ, ताकि इन परिवारों का, इन माफियाओं का वर्चस्व टूटे और मैं तुम्हें जिता कर लाऊंगा, क्योंकि तुम में वो ताकत है। यही काम कर रहे हैं। आपका विपक्ष कह रहा है अब कि जब प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा शुरू की, जनसुराज के नाम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया, तो वो कोशिश अच्छी लगने लगी थी। लेकिन अब जब वो राजनीति की तरफ जा रहे हैं, पार्टी बना करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो फिर उसी जाति और उसी धर्म के नाम पर आ गए हैं। वो कहते हैं कि मेरा जो अध्यक्ष होगा वो दलित होगा, अति पिछड़ा होगा, मुसलमान होगा। ना, क्योंकि उनकी जो सोच है, जिस सोच के साथ वो जिंदा है, उससे वो बाहर देख ही नहीं सकते हैं। जनसुराज ने ये कहा
कि समाज में जिसकी जितनी संख्या है उसकी भागीदारी उतनी सुनिश्चित होगी जनसुराज में। सिर्फ टिकटों में नहीं, जनसुराज को बनाने वालों में, जनसुराज को चलाने वालों में, जनसुराज का नेतृत्व करने वालों में और जनसुराज के टिकटों में और मनोनीत पदों में। अब लोगों ने इसको कहा कि अरे तो आप भी तो जाति की बात कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं। जनसुराज ये कह रहा है कि हमारी फिलॉसफी, हमारा विचार ये है कि हर समाज में काबिल व्यक्ति है और हर काबिल आदमी भी किसी न किसी समाज, किसी वर्ग, किसी जाति का है। अगर बनाने वाले, बांटने वाले की नीयत में खोट न हो तो ये बिल्कुल संभव है कि हर समाज के काबिल लोगों को लाकर उतनी संख्या में उनको भागीदारी दे दी जाए जितनी उनकी जनसंख्या में प्रोपोर्शन है। मान लीजिए कि आपने अनुसूचित जाति की बात करी। अनुसूचित जाति समाज से बिहार में 100 लोग काबिल हो सकते हैं, लेकिन उनको कितनी संख्या मिलनी चाहिए? उनको संख्या 18% मिलनी चाहिए। तो उन काबिल लोगों में से 18% निकाले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई इसलिए अध्यक्ष बन जाएगा कि वो दलित है या अति पिछड़ा है। इस बात को ध्यान में रखिए। दूसरा, कौन बनेगा? दलित बनेगा कि मुसड़ा बनेगा कि मुसलमान बनेगा कि फॉरवर्ड सामान्य बनेगा कि ओबीसी बनेगा? इसका हम लोगों ने पूरा फॉर्मूला दिया, समाज के बीच में दिया और मैंने अपनी सभाओं में खुले मन से वोटिंग कराई। मैंने कहा कि अगर आप परिवार के मुखिया हैं, आपके 4 बच्चे हैं, आप संपत्ति का बंटवारा करते हैं, एक बच्चा दिव्यांग है, जब आप पिता हैं तो संपत्ति के बंटवारे तो आप सबको बराबर ही करते हैं, लेकिन जो दिव्यांग है उसको कहते नहीं संपत्ति का बंटवारा तो करना है, इसकी चिंता भी मुझे करनी है, क्योंकि अगर इसको पैसा साधन मिल भी जाए तो अपनी चिंता नहीं कर पाएगा। तो आप समाज में जो सबसे पीछे है शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नजरिए से, उसको सबसे पहले अवसर मिले। अवसर सबको मिलना है बराबर। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका जो अध्यक्ष होगा, इसका नेतृत्व होगा, वो सिर्फ अनुसूचित जाति समाज के लोगों के पास होगा या अति पिछड़ों के पास होगा या मुसलमानों के पास होगा। अवसर सबको बराबर मिलना है। सबको 1 साल के नेतृत्व का अवसर है, लेकिन पहले उसका क्रम क्या हो, उस क्रम को तय करने के लिए जो सबसे पीछे, उसको सबसे पहला मौका। और उसी अनुपात में नहीं, अनुपात तो ठीक है। अनुपात तो मान लीजिए अगर 100 की कमेटी है तो 18 लोग उसमें अनुसूचित समाज के लोग होंगे, 15 लोग उसमें यादव समाज के लोग होंगे, 12 लोग उसमें सामान्य वर्ग के लोग होंगे। लेकिन वो 12 सबसे काबिल लोग होंगे, क्योंकि यादव समाज में सिर्फ 15 काबिल लोग नहीं है बिहार में, या जनसुराज परिवार में सिर्फ 12 लोग ही सामान्य वर्गों के ऐसे नहीं है जो कि काबिलियत रखते हैं। वो काबिल भी है और उस वर्ग का भी है। और इस चीज को पहली बार बिहार में जब हमने यहाँ वोटिंग शुरू कराई है, पहले गांव-गांव में कराया, तब तो मीडिया का ध्यान नहीं था। हम अब 15-15 हजार की सभाओं में यहाँ बापू सभागार में करा रहे हैं, उसकी वोटिंग करा रहे हैं। तो हमने सामान्य वर्ग के लोगों को कहा कि आप खड़े हो जाइए, सामान्य वर्ग और ओबीसी समाज के लोग खड़े होकर बताइए कि कौन होना चाहिए। तो लोगों ने कहा नहीं भैया, ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है, जो सबसे समाज में पीछे है उसको सबसे पहला अवसर मिलना चाहिए। अभी तक बिहार में क्या होता रहा है, जो पीछे है उसको बताया जाता है कि जो आगे है उसको खींचो, उसने तुम्हारा हक मारा है, उसको मारो, उससे झगड़ा करो, उससे अधिकार छीनो। मैं ये कह रहा हूं कि जो आगे है आप अपना दिल बड़ा करो, जो पीछे छूट गया उसका हाथ पकड़कर आगे खींचो। दोनों में जमीन आसमान। मैं अपनी समझ के लिए आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यह बात राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी कहते रहे हैं। जातिगत जीवन में नहीं कहा है। राहुल गांधी तो सैकड़ों बार कह चुके। मेरे भाई, कहना और करने में फर्क है। तो आप तेजस्वी यादव, लालू यादव कह दें कि आरजेडी का जो अधिकार है, आरजेडी का जो प्रेसिडेंट है वो उनके परिवार का नहीं होगा। अब दूसरी जातियों को तो छोड़ दें, वो यही कह दें कोई यादव समाज का होगा, उनके परिवार से अलग होगा। अरे जो लोग परिवार से बाहर नहीं सोच सकते वो क्या बात करेंगे? आप तो बिल्कुल हास्यास्पद बात कह रहे हैं। अब 2 बातें भाई, जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला वहीं से उठाया गया है। आजादी से पहले महात्मा गांधी की कांग्रेस में कांग्रेस का अध्यक्ष 1 ही साल के लिए होता था। जिनका सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, उनकी माता जी 28 साल प्रेसिडेंट रही है। वो क्या प्रतिपादित करेंगे लोकतांत्रिक मूल्यों की बात? कांग्रेस का जो इलेक्टोरल रोल है, जो प्रेसिडेंट को चुनता है, वो सबको मालूम है कि भाई ये पूरा फर्ज है, जिसको वो परिवार चाहेगा वही अध्यक्ष बनेगा। मेरा उससे कोई लेना, मैं यहाँ कांग्रेस की व्यवस्था पर टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, आप 2 तारीख को आइए और देखिए कि जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उसी फॉर्म में अधिवेशन हो रहा है कि नहीं। उसी फॉर्म में अभी आप, मैं बाहर बैठा हुआ था, दलित
समाज से, अनुसूचित समाज से कौन लोग कंटेंडर होंगे जिनके बीच में चुनाव होगा, उसके लिए हम लोग 1000 दलित समाज की बैठक कर रहे हैं कि समाज अपने बीच से निकाले कि कौन होना चाहिए आपका नेतृत्व करता। प्रशांत किशोर के बगल में कोई दलित बैठा हुआ, उसको उठाकर नहीं बना देंगे। अभी मैं बैठक जो कर रहा था, बिहार के दलित समाज के, दलित छात्रावास के सारे प्रेसिडेंट आए हुए हैं। उनको मैंने कहा कि आप हमारी मदद कीजिए कि बिहार के हर पंचायत में ये बैठक हो, संसद हो, पंचायत बैठे कि आपकी नज़र में कौन सबसे काबिल दलित लड़का है बिहार का जो जिसको इसका नेतृत्व दिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल अलग बात है। आप 2 बरस, आप इतने दिन से पत्रकारिता करते हैं, आप मुझे बता दीजिए कि किसी ने 2 बरस पैदल चल के तब दल बनाया? वो लोग तो 2 मिनट में दल बनाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आज बात कर रहा हूं आपसे। और मैं आज प्रशांत किशोर की राजनीति, रणनीति, चुनौती, इस दायरे से बाहर जाना भी नहीं चाहता हूं। मैं आपको समझना चाहता हूं और एक नई कोशिश आपकी है, और मैंने कई बार सराहना भी की है कि इस तरीके से जमीन को समझ करके राजनीति की जानी चाहिए। करें न करें, लेकिन मैं जो कर रहा हूं उसकी बात है। आपको समझना जरूरी है मुझे। प्रशांत किशोर क्या ये कह रहे हैं कि संगठन का जो ढांचा है उसमें जिस तरीके से प्रोपोर्शन आप देंगे जातियों को, सरकार के भीतर टिकटों के बंटवारे के दौरान भी आप इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन देंगे? शुरुआत से जो 1 करोड़ लोग आए हैं, जो बना रहे हैं, उसमें जो 5 वर्ग समूह है उसका प्रोपोर्शन वही है। वहीं से नींव ऐसे रखी है मैंने गांव-गांव जाकर। उसमें 1 करोड़ में 15 लाख यादव समाज के लोग भी हैं। इस बात को आप नहीं समझ रहे हैं। जिस यादव समाज को ये मान लिया गया है कि आरजेडी का ही बंधुआ मजदूर है, कैप्टिव वोटर है, उस समाज के 15 लाख लोग ये नया दल बना रहे हैं, बनाने वालों में हैं। अगर 18% दलित है तो 18 लाख लोग उस व्यवस्था को नया दल बना, और वही 18 लाख लोगों को ढूंढने, समझाने, कन्विंस करने के लिए तो 2 साल से घूम रहे हैं ताकि वो व्यवस्था, अब जब वो 1 करोड़ लोग चुनकर ला रहे हैं अपने पदाधिकारी 5 लाख, उसमें वो व्यवस्था बनाई गई है। वो 5 लाख लोग अब मिलकर चुनेंगे 25 लोगों को जो कि इस दल को का नेतृत्व करेंगे, और उसमें प्रशांत किशोर नहीं भाग लेंगे। प्रशांत किशोर उसमें मेंबर नहीं हो सकते हैं, मैं तो बाहर ही हूँ, मैं अभियान ही चलाता रहूँगा। ये 25 लोग समाज के इन 5 वर्गों का जनसंख्या के हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, लेकिन उन 25 में भी एक आदमी कोई अध्यक्ष होगा। तो वो अध्यक्ष का क्रम बनाया गया कि जो समाज में सबसे पीछे उसको सबसे पहला अवसर, और सबसे अच्छी बात कि जो जिसको पीछे अवसर मिलना है वो कह रहा है कि नहीं भैया ये ठीक बात है, ऐसे ही होना चाहिए, हम 5वें नंबर पे रहेंगे। प्रशांत किशोर 4 बातें कह रहे हैं, मैं उसको रैप अप करना चाहता हूं। प्रशांत किशोर पार्टी की बागडोर अपने हाथ में नहीं रखेंगे, वो पार्टी के पीछे से काम करते रहेंगे जैसे कुमार मिट्टी। नहीं, मैं पार्टी के पीछे काम नहीं करूंगा, ये गलत बात हो जाएगी। हाँ। मैं समाज में जो काम कर रहा हूं वही करता रहूंगा। पार्टी का काम कोई पीछे से जो कांग्रेस में व्यवस्था है ये रहेगा, कोई चलाएंगे, कोई नड्डा जी रहेंगे और अमित शाह चलाएंगे, या खड़गे जी रहेंगे, राहुल गांधी चलाएंगे, वो व्यवस्था नहीं है। नहीं, मैं अपनी, ऐसा भी नहीं कि मैं कोई पद नहीं ले रहा हूं ताकि लोग कहेंगे भाई तो पीछे से यही चलाएंगे। मैं जन स्वराज अभियान के सूत्रधार के तौर पर, मुखिया के तौर पर, अगुआ के तौर पर, जो भी शब्द आप यूज कर ले, मैं जो काम अभी कर रहा हूं ये करता रहूंगा ताकि इसको और धार मिले और प्रचार हो, घर घर ये बात पहुंचे। और मैं 2 अक्टूबर को आगे, 2 अक्टूबर के बाद भी वो भूमिका करता रहूंगा। ये 2 अक्टूबर का एक पड़ाव है जहां पर मैं, जो लोग साथ में आ गए हैं उनको एक दलगत फॉर्मेशन देकर उनको आगे। प्रशांत किशोर जन स्वराज नाम का अभियान चला रहे हैं, चलाते रहेंगे। जो पार्टी होगी जन स्वराज के नाम से होगी, नहीं होगी तय नहीं है। पार्टी का अध्यक्ष कोई और होगा, प्रशांत किशोर नहीं होंगे। पार्टी के भीतर 2/3 चेहरे नए होंगे और वैसे लोग होंगे जो सही लोग होंगे। समाज में जो हिस्सेदारी जिस जाति की जितनी है, भागीदारी संगठन के भीतर, सरकार के भीतर, टिकट के बंटवारे में वैसी ही होगी। कुल मिलाकर के अभी तक की तस्वीर यही है। अब मैं आता हूँ काबिलियत का पैमाना। अब मैं आता हूँ कि जिस जमीन पर आप खड़े हैं वहाँ जिनके साथ आपका मुकाबला है, बीजेपी है, जेडीयू है, आरजेडी है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगस्त में 3 लाख नौकरियां हम देंगे, 1 साल के भीतर 12 लाख नौकरियां देंगे। और वो बार बार कहते हैं कि हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने जो कुछ बिहार के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया। चलिए, ये फर्जी वाला जो नौकरी के नंबर है ना, ये बिहार के गाँव में जाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। मैं आपको आंकड़ा दे देता हूँ जो आप अपने दर्शकों को भी बताइए। बिहार में टोटल 23 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं, टोटल। हाँ, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, टोटल 23 लाख लोगों को ही 75 साल में नौकरी मिली है।
जो कि यहाँ की जनसंख्या का 1.97% है। 98% लोगों को न सरकारी नौकरी मिली है, न आगे अभी मिलने वाली है। उसी 23 लाख में लोग अपना दावा जो ठोक लें, कांग्रेस कह ले कि हमने दिया, किसी ने कहा, आरजेडी वाले कह रहे हमने दिया, हाँ, किसने दिया। ठीक है। दूसरा, जन स्वराज का अपना मानना है कि सरकारी नौकरी देना ये बिहार की व्यवस्था का परिवर्तन का रास्ता नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि किसी बड़ी व्यवस्था में, देश में, राज्य में, समाज में सरकारी नौकरियों के जरिए लोगों को प्रॉस्पेरिटी मिली है, ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है। हम लोग की सोच है कि शिक्षा, जमीन और पूंजी, इन तीनों के समायोजन से बिहार का विकास होगा। और हम लोग इंक्रीमेंटल चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की बात कर रहे हैं, आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि 1990 में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, जब 40 साल कांग्रेस ने यहाँ शासन चलाया। 2005 तक, 2090 से 2004 तक लालू जी रहे। 2005 में जब नीतीश जी बने तो भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। और आज 2024 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो आपने क्या विकास किया, नहीं किया, उससे मतलब नहीं है। जन स्वराज कह रहा है कि 10 साल में 28 से उठकर सिर्फ बढ़ोगे नहीं, कम से कम 15-17 राज्यों को पार करके हम लोग टॉप 10 में पहुंच जाएंगे। उसकी बात है। और उसका रास्ता सरकारी नौकरी नहीं है, उसका रास्ता बच्चों की पढ़ाई है, उसका रास्ता भूमि सुधार है, उसका रास्ता यहाँ पूंजी की उपलब्धता है, उसका रास्ता यहाँ घर घर रोजगार है, उसका रास्ता यहाँ की खेती को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती बनाना है, उसका रास्ता जो जल, यहाँ का जो पानी अभिशाप है, उसको वरदान बनाना है। और इस तरह की जो बात यहाँ पर कहने वाले लोग हैं, इन लोगों से कोई हमारा वास्ता नहीं है कि 1 लाख नौकरी देंगे कि 10 लाख नौकरी देंगे। हम कह रहे हैं कि यहाँ से पलायन 2 साल में रोक देंगे। बड़ी बात है। अब क्या है, बड़ी बात नहीं है। मैं बात 2 साल में पलायन रोक देंगे। डिस्ट्रेस माइग्रेशन विल बी ब्रॉट टू 0। मैं उस सवाल पे आता हूँ। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं होंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस होंगे और बिहार में 2 साल के भीतर पलायन रुक जाएगा। 1 साल चुनाव में 2 साल मैंने क्यों कहा, सुन लीजिए, क्योंकि तुरंत लोग पकड़ेगा कि गांव-गांव में तो आप साल भर कहें। साल भर अभी सरकार बनने में है जन स्वराज की, उसके बाद साल भर लगेगा। साल भर के अंदर डिस्ट्रेस माइग्रेशन फ्रॉम बिहार विल बी ब्रॉट टू 0। और 10 साल में हम लोग का लक्ष्य है कि दूसरे राज्यों से लोग आकर बिहार में रोजी रोजगार करेंगे। इस सपने को लेकर, इस ब्लूप्रिंट को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार के पास अपनी बिजली नहीं है। आप क्या नहीं है? अपनी बिजली नहीं है, आप खरीदते हैं। बिहार में 35 से 40 लाख लोग कोविड के दौरान जो बाहर काम कर रहे थे वो लौट करके आए थे। एक बड़ी आबादी है जो बिहार के बाहर रहती है। बिहार में खेती वैसी नहीं है जैसी खेती पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में है। बिहार में जो संसाधन है उसी के आधार पर अब विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ऐसा ब्लूप्रिंट क्या है, विकास का ऐसा पैमाना क्या है जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि 2 साल के भीतर हम पलायन रोक। मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा, ये आपके सारे आंकड़े और परसेप्शन ध्वस्त हो जाएंगे। दीजिए। आपने कहा बिहार के पास संसाधन नहीं है, आपने कहा बिहार में जमीन की प्रोडक्टिविटी वैसी नहीं है जो पंजाब में है। इस गरीब और रिसोर्स विहीन बिहार में हर साल ऑन एन एवरेज पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार के लोगों ने बैंकों में पैसा जमा किया है 4,61,000 करोड़ रुपया। करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया हम लोगों ने यहाँ जमा किया। जो बाहर काम करते हैं? नहीं, जो बिहार के बैंकों में जमा हुआ, जो बैंक बिहार में काम ऑपरेट करते हैं, उन्होंने टोटल डिपॉजिट बिहार में लिया 4,61,000 करोड़ रुपया। आरबीआई एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो। जितना पैसा बैंकों में जमा हुआ उसके एवज में बैंक आपको ऋण देता है। एक वैधानिक व्यवस्था है या बैंकिंग मॉडल है कि करीब करीब 70% पैसा जो बैंकों में जमा होता है वो पैसा आपको ऋण के तौर पर समाज को वापस देना है। बिजनेस करने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, रोजगार करने के लिए, खेती करने के लिए। बिहार में सीडी रेशियो 1990 से लेकर पिछले साल 2022-23 तक आरबीआई आंकड़े के हिसाब से 40% से कम है। लालू जी के राज्य में 20%, 25% था, नीतीश के राज्य में 40% है। नतीजा क्या हुआ? 1990 से पिछले वित्तीय वर्ष के बीच में 26 लाख करोड़ रुपया बिहार का, बाहर का नहीं, बजट का नहीं, बाहर के उद्योगपतियों का नहीं, बिहारियों का, बिहार के लोगों का 26 लाख करोड़ रुपया यहाँ के बैंकों ने ट्रांसफर किया है उन राज्यों में जहाँ पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहाँ रोजगार हो रहा है, जहाँ सो कॉल्ड तरक्की हो रही है। गुजरात में,
कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में CD रेशियो है 90 से ऊपर। मतलब अगर आंध्रा में 100 रुपया लोगों ने बैंक में जमा किया, 90 रुपया लोगों को ऋण के तौर पर वापस मिला। बिहार में कितना मिला? 30 रुपया, 35 रुपया। तो पैसा हम लोग का, लेबर हम लोग का, और सामान वहां से बन गया तो बिक रहा है बिहार में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़ रुपये इस साल का। इतना पैसा तो हम लोग का बैंकों से ट्रांसफर हो रहा है। आप इसका असर क्या होता है? बिहार में कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट ब्रॉट टू जीरो। यहां पूंजी बन ही नहीं रही है क्योंकि गरीबी इतनी है। आपके पास इतना प्रति व्यक्ति आय है 32-35 हज़ार रुपया, तो उसमें बचाइएगा क्या? पूंजी कहाँ से आएगा? और बैंक पैसा दे नहीं रहे हैं। नतीजा क्या है कि आप हर व्यक्ति जो नौकरी नहीं पा रहा है उसको कहीं ना कहीं जाकर मजदूरी ही करना है। हम लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर हम पूरा शिक्षा का बजट खर्च करना चाहते हैं ताकि 15 साल पहुंचते पहुंचते वो फिर मजदूर न बने, वो व्यवस्था पर बोझ न बने। तो सबसे बड़ा फोकस है कि बच्चों की पढ़ाई, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी जाए कि वो व्यवस्था पर बोझ न बने। 15 से 45-50 साल उम्र के लोग, अब उनको पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो उनको हम लोग पूंजी देना चाहते हैं। उनको सस्ते सुलभ दर पर लोन मिले ताकि वो कुछ न कुछ रोजी रोजगार पूंजी का इस्तेमाल कर सकें। और 60 से ऊपर वाले लोग को दोनों में कुछ भी नहीं कराया जा सकता है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि 2,000 रुपया कम से कम इनको मासिक पेंशन दिया जाए ताकि वो कम से कम बेसिक ह्यूमन डिग्निटी और जो लाइफ के लिए जरूरी है उतना कंजम्पशन वो कर सके। ये 3 मूल बातें जो हम लोग कह रहे हैं। और अब आप कहिएगा भाई बच्चों को कैसे आप पढ़ा दीजिएगा? मैं आ रहा हूँ। मैं इन तीनों चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ आपको। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को बिहार में अगर विश्व स्तरीय शिक्षा देनी है तो उसमें हम लोग को 5 वर्ष लगेंगे। जो हम लोगों ने पूरे बिहार की मैपिंग करी है, हर प्रखंड में अगर 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बना दिए जाएं तो हर गांव से बच्चे को स्कूल पहुंचने में आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो जो नीतिगत ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हम लोग की बात कर रहे हैं कि हर गांव और पंचायत में स्कूल बनाने के बजाय 5 स्ट्रेटेजिक जगह पर स्कूल बनाओ और बच्चों को स्कूल तक पहुंचाओ। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आप दूर, अगर आधे घंटा दूर आपका स्कूल है तो वहाँ अपने बच्चे को बस से भेजते हो। तो बिहार में भी हम लोग वो करना चाहते हैं। अब अगर वो 5 मुझे अच्छे विद्यालय बनाने हैं, विश्व स्तरीय विद्यालय बनाने हैं, हम लोग के पास मॉडल है। बिहार में, झारखंड में नेतरहाट, बिहार हम लोगों ने देखा हो सरकारी व्यवस्था से, नवोदय को छोड़ दीजिए, नेतरहाट एक विद्यालय से 1500 से ज़्यादा IAS IPS है। वो सरकारी व्यवस्था का स्कूल रहा है। उसको देखकर सिमलतुला में स्कूल बना। तो हम लोग का जो आकलन है कि अगर नेतरहाट जैसा विद्यालय हर प्रखंड में एक बनाना हो तो करीब करीब 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए खर्च आएगा। बिहार सरकार का शिक्षा का बजट है 50 से 55 हज़ार करोड़। तो हम लोग का फॉर्मूला ये है कि 1/3 शिक्षा का बजट नई व्यवस्था बनाने पर खर्च होगा और 2/3 अभी की जो रूटीन व्यवस्था है उसको मेंटेनेंस पे खर्च किया जाएगा। अगर हर साल हम लोग प्रखंड में एक भी विद्यालय नेतरहाट जैसा बनाएंगे, लक्ष्य है कि अगले 5 साल में 5 ऐसे विद्यालय बन जाएं ताकि उस प्रखंड में एजुकेशन के स्तर को सुधारा जा सके। उसी तरह 15 से 45 साल के उम्र के हर व्यक्ति को स्पेशल ड्राइव चलाकर जिसको भी रोजगार करना है उसको सरकार अपने गारंटी पर सस्ते दर पर उनको बैंकों के साथ कोलैबोरेट करके उनको लोन दिलवाए ताकि लोगों को बॉम्बे में, दिल्ली में जाकर काम ना करना पड़े। इसका नतीजा क्या होगा आप समझिए। अगर आज व्हीकल फाइनेंस बंद हो जाए तो 100 में 90 गाड़ियां नहीं बिकेंगी। 100 में 90 गाड़ी फिनांस पे है। अगर घर के लिए आपको फिनांस ना मिले तो पहले घर कैसे बनता था? लोग एक एक कमरा बनाते थे। लेकिन अगर आज वहाँ बिहार में होम लोन मिलने लगे तो कितना कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा। अगर कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो जो हमारा प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन बॉम्बे में जाकर, नोएडा में काम कर रहा है वो बिहार में आकर काम करेगा। तो शिक्षा, पूंजी और कंजम्पशन, दिस इज व्हाट वी वांट टू फोकस ऑन। 2-3 बातें हैं। राजनीति में प्रशांत किशोर जब उतरते हैं तो चुनाव के नतीजे क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, ये मामला दीगर है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से बात ज़रूर हो रही है जिसके पास अपना एक नज़रिया है। हमारे यहाँ खेती होती है कि एक आदमी जो है वो अपना ही खेत किसी आदमी को बटाई पे दे दिया, उसी में मजदूरी कर रहा है, और जिसने बटाई ले रखा है वो माल कमा रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार के लोगों ने जो बैंक में पैसे डाले, उन पैसों को बैंकों ने बाहर के स्टेट में दिए, लोन दिए। एग्जैक्टली। तो पैसा बिहार के लोगों का है लेकिन उसका फ़ायदा दूसरे स्टेट उठा रहे हैं क्योंकि बिहार में
न लोन दिया जा रहा है, न उस तरह के लोन के इस्तेमाल की गुंजाइश अपने भाई, पैदा कर आप रखी ये है। बताइए, एक मिनट, जब हम लोग गुलाम थे तो क्या होता था? कपास की खेती बिहार में देश में होती थी, फैक्ट्री जाती इंग्लैंड थी, में थी, बिल्कुल। वहां से कपड़ा बनता था और कपड़ा लाकर वापस बेचा जाता था। वही तो हो रहा है बिहार में। तो हम लोग जो मंत्र दे रहे हैं कि श्रम का पलायन, मजदूरों का पलायन तब रुकेगा जब पूंजी का पलायन रुकेगा। पूंजी का पलायन रोको, श्रम का, बुद्धि का पलायन उससे रुकेगा, और जब बुद्धि का पलायन रुकेगा तो उससे श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। पूंजी और बुद्धि के पलायन को रोककर बिहार के पलायन को रोका जा सकता है। जब पूंजी नहीं है, जो पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग बिहार में नहीं रहेंगे, तो जो जितने श्रमिक बच गए उनको तो बाहर जाना ही पड़ेगा। मैं एक बुनियादी सवाल पर आता हूँ, कुछ 2-3 राजनीति के सवाल हैं। बिहार में शिक्षा मित्र के नाम पर पढ़ाने वाले लोगों का जो लेवल है वो ध्वस्त है। जो विश्वविद्यालय हैं वो एक तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। वहाँ वैकेंसीज बेहिसाब पड़ी हुई हैं। जो टीचर्स हैं उनका स्टैंडर्ड भी ख़राब है। नतीजा है कि बिहार के लड़के बाहर जाकर के अपना करियर संवारते हैं, और वैसे ही जैसे लोग बिहार के काम के लिए अपने राज्य से बाहर जाते हैं। जैसे अपने स्कूलों के लिए एक आपके पास आइडिया है, नहीं, हम तो पूरे पॉलिसी, शिक्षा, अब आपके इंटरव्यू में कितने, हम तो पूरी ब्लूप्रिंट जारी कर रहे हैं 10 क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि, ये 10 क्षेत्रों में बिहार का विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहे हैं, ताकि आप लोग और आप जैसे लोग उसको पढ़ें, और अगली बार जब आप इंटरव्यू लें तो आप देखें कि उच्च शिक्षा के लिए हम क्या कह रहे हैं। आप देखिए कि हम लोग यहाँ पर पॉलिटेक्निक के लिए क्या कह रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य है यहाँ पर 5 लाख बच्चियों को नर्सिंग और पैरामेडिक्स में सरकारी खर्चे पर उनको ट्रेनिंग दिलवाना। केरल की ही नर्सें क्यों बनेंगी? तमिलनाडु की ही बच्चियां क्यों नर्स बनेंगी? बिहार की बच्चियां भी तो बन सकती हैं। आप पूरा जब ब्लूप्रिंट देखेंगे तब, अभी तो आपने ये पूछा भाई स्कूल कैसे सुधारिएगा, वो बता रहे हैं। और ये जो आपने बात कही कि यहाँ शिक्षा मित्र या नियोजित शिक्षकों की वजह से ये शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई, ये बहुत सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है। भाई कई लोग कहते हैं बिहार में खिचड़ी बट रहा है स्कूल में, इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही। आप जमीन पर देखिए, खिचड़ी सिर्फ 6वीं क्लास तक बट रहा है। अगर खिचड़ी बटने से शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है तो 8वीं क्लास के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? मेरे सवाल का आपने कहा, मैं वो नहीं बता रहा हूं, अगर नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है तो पटना साइंस कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, वहां पर शिक्षा व्यवस्था क्यों खराब हुई है? बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब हुई है कि समाज और सरकार दोनों के लिए जो पूरा शिक्षा व्यवस्था है, ये सरकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने और बांटने का जरिया है। सरकार भी वहां से पोशाक, कपड़ा, साड़ी, साइकिल बांट रही है, और समाज भी जब उसको साइकिल का पैसा नहीं मिलता जाकर हेडमास्टर से झगड़ा करता है, भाई हमारा साइकिल का पैसा नहीं आया। लेकिन गणित का शिक्षक अगर साल भर नहीं पढ़ाया उस पर उसको चिंता नहीं है। तो ये समाज और सरकार दोनों के प्राथमिकताओं में शिक्षा है ही नहीं, उसको हम लोग वापस लाना चाहते हैं कि बिना शिक्षा के तुम सुधर नहीं सकते हो। ये जन आंदोलन करना चाहते हैं, और सरकार उसमें सिर्फ फैसिलिटेटर या कैटलिस्ट हो सकती है। घर घर में बच्चों को पढ़ाने के प्रति जो संवेदना है, जो सेंसिटिविटी है, उसको डेवलप करने की बात है। अपने विकास बेहतरी के लिए पूरे समाज को 13 करोड़ के इस राज्य को सेंसिटाइज करना काम मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। प्रशांत किशोर के पास ये है कि एक रोड मैप है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तेजस्वी यादव 17 अगस्त से वो यात्रा पर निकल रहे हैं, और वो यात्रा उनकी जाहिर चुनावी भी है। आप भी यात्रा पर ही हैं, और वो आपको चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर की जो पूरी पॉलिटिक्स है, दरअसल वो बीजेपी को कहीं ना कहीं डिफेंड करने की पॉलिटिक्स है। देखिए, तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? तेजस्वी यादव की ये पहचान है कि वो लालू यादव के लड़के हैं। तेजस्वी यादव ने कौन सी ऐसा पराक्रम कर लिया, कौन सी ऐसी विधा हासिल कर ली? आपने अभी बिहार का इतिहास बताया, कितने कितने उद्भट विद्वान यहाँ हुए, कितने बड़े इंटेलेक्चुअल्स, कितने बड़े ज्ञानी। कौन से हैं तेजस्वी यादव? कौन से बड़े ज्ञानी हैं? तेजस्वी यादव ने किस फील्ड में, किस क्षेत्र में महारत हासिल की है? तेजस्वी यादव ने समाज के लिए कौन सा ऐसा पराक्रम किया है? किस समाज के वर्ग के लिए उन्होंने कोई संघर्ष किया है? तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के हैं। लालू जी ने समाज के लिए संघर्ष किया, समाज के वो नेता हैं, थे और अभी भी हैं। उस पार्टी में लड़के होने, उनके लड़के होने के नाते वो उस पार्टी के नेता हैं। तेजस्वी यादव बिहार के नेता नहीं है।
आपकी बात कोई मान भी ले तो वो पलट के ना, कोई मान पूछेगा के कि नहीं। इस बार लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 22% के आसपास वोट रहे हैं और इस बार तेजस्वी ही मोर्चा संभाल रहे थे। मेरे भाई ऐसा है, 22% वोट आया था, सीट कितना आया? ठीक है, 4 सीटें। पिछली बार आरजेडी जब बिहार जीती थी वो वर्ष था 1995, याद रखिए इस बात को। ठीक है, ठीक। आप लोग दिल्ली में बैठ के आरजेडी को जो बहुत बड़ा दल बताते हैं, आरजेडी को पिछली बार अपने दम पर बिहार में बहुमत 1995 में मिला था। मुझे मालूम। उसके बाद उस दल के पास कुछ नहीं है। उस दल के पास जातीय आधार पर कुछ सपोर्ट है और भाजपा के डर से मिलने वाले मुसलमानों का वोट है। और जन स्वराज के आने के बाद उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है, जो लालटेन का किरासन तेल है, जो मुसलमान है, वो छटक कर, निकल कर, रिस कर बड़े तेजी से जन स्वराज में जा रहा है। और यही उनके घबराहट की कारण है कि जो व्यक्ति पूरे साल घर से नहीं निकलता है, अब वो यात्रा पर निकल रहा है। तो मैं स्वागत कर रहा हूँ। कम से कम मैंने रोड पर तो उतार ही दिया। कल तो कह रहे थे भैया कोई आदमी नहीं है, ये तो टेंट वाला है, ये तो बिजनेसमैन है, ये तो डेटा चोरी करता है। आज मेरे डर से आरजेडी, जन स्वराज के डर से आरजेडी पत्र लिख के सर्कुलर जारी किया है कि भाई राष्ट्रीय जनता दल के विचारवान कार्यकर्ता, समर्थक, आप लोग जन स्वराज में न जाइए। जन स्वराज ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है कि भाई हमारे लोग आरजेडी में मत जाओ। भगदड़ वहां मची है, हमारे यहाँ नहीं मची है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है अभी। और आप जरा समझिए इस बात को, पत्रकार होने के नाते आप समझ रहे हैं। रूलिंग पार्टी है जदयू और भाजपा, जन स्वराज दल भी नहीं है। और रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता अपने पार्टियों को छोड़कर जन स्वराज में आ रहे हैं। आप बताइए देश में कहां कोई ऐसा एग्जाम्पल है? वो लोग सब बेवकूफ हैं। रूलिंग पार्टी का कार्यकर्ता, रूलिंग पार्टी का पदाधिकारी अपना पद छोड़कर, 20 वर्ष का काम छोड़कर, जब उसकी सरकार है उसको छोड़कर वो ऐसी व्यवस्था में आ रहा है जो अभी दल बना ही नहीं है। और आपको लग रहा है कि कुछ इसका असर ही नहीं है। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपके लिए खुश होने या नाज करने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से लोग आकर के आपकी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं तो चीजें पुराने हो जाएंगे। ये लोग कब आ रहे हैं? हाँ, ये लोग आज आ रहे हैं तब आपको खबर हो रही है। वो लोग इसलिए आ रहे हैं कि पहले से गांव में सारे उनके समर्थक, वोटर सब जन स्वराज में पहले जुड़ गए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब मैं 2 साल से गाँव में चल रहा हूँ तब तो आपने देखा नहीं। तब तो तेजस्वी यादव जैसे लोगों ने क्या करे, चल रहे हैं, इससे क्या होता है, चलते रहेंगे जीवन भर। बहुत लोग चल रहा है। जब वो चलने से नीचे आग लगी और उस आग में जब इनकी राजनीतिक रोटी जलने लगी, तब इनको होश आया कि अरे बाप रे, नीचे से तो कुछ गलती हुआ। और अभी मैंने अपने तर्कस में सिर्फ बाण रखने शुरू किए हैं। 2 बरस की तपस्या से, इस प्रयास से वो बाण इकट्ठा किए हैं जिनसे कि युद्ध होगा। राजनीतिक युद्ध तो 2 अक्टूबर के बाद शुरू होगा। अभी मैंने तर्कस से भी एक भी बाण चलाया नहीं है, वो 2 के बाद चलाऊंगा। अभी पदयात्रा पूरी होने दीजिए। अभी पदयात्रा तो वो साधना है जिससे वो हथियार, वो विश्वास, वो नैतिक बल मिले कि ये लड़ाई की जा सके। लड़ाई किसी व्यक्ति या दल के प्रति नहीं है, ये लड़ाई है बिहार के पिछड़ापन के प्रति। ये लड़ाई है इस भावना के प्रति कि बिहार को सुधारा नहीं जा सकता है। ये लड़ाई है उन लोगों के पूर्वाग्रह के प्रति कि बिहारी सुधर नहीं सकते, और उसी के लिए इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं। जो एक आप आरोप लगता है उसकी सच्चाई में जानना चाहता हूँ। क्या बीजेपी को लेकर के वाकई आपका में सॉफ्ट कॉर्नर है? क्या लोकसभा चुनाव में आपने बीजेपी के आंकड़े मेरे भाई ऐसा है, सुनिए, बिल्कुल सही था। बिहार में बीजेपी कोई फोर्स है ही नहीं आज के तारीख में विधानसभा चुनाव के नजरिए से। आज तक अपने दर्शकों को बता दीजिए। लेकिन आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तब भी विधानसभा में एक फैक्टर है। आप मेरे बता रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ उसमें। पहले अपने दर्शकों को ये जान लेने दीजिए कि बिहार में आज तक भाजपा कभी चुनाव जीती नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट आया था बिहार में। बिहार भाजपा में सुशील जी के जाने के बाद से कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको 10 जिलों में भी लोग जानते हो। पूरी व्यवस्था मोदी जी के नाम पर कायम है, इसलिए उनकी बात उतनी ही करता हूँ। ये नीतीश के पिछलग्गू लोग हैं बिहार में। नीतीश का चेहरा आगे करके लड़ते हैं और सामने से लालू और तेजस्वी हैं, इसलिए उनकी चर्चा ज़्यादा होती है। आपने लोकसभा की बात कही, मेरे भाई लोकसभा में मैंने 5 बातें कही। मैंने कहा कि नंबरों का आंकड़ा कुछ भी हो, 240 हो या 300 हो या 350 हो,
सरकार एनडीए की बनेगी, मोदी जी की बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगी, वो हुआ। दूसरी बात मैंने कहा कि मोदी जी की लोकप्रियता की इंटेंसिटी में कमी आई है। आपने आंकड़े कुछ ज़्यादा बताए थे। मैं आ रहा हूँ भैया, आप मतलब आपको मतलब वही है ना, ये 2020 का जमाना है, नहीं, तो किसी को विषय समझने मैं का सुन फुर्सत रहा नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं उस पर भी आऊँगा और सामने से कहूँगा, हम वो लोग नहीं हैं जो अपनी गलती को गलती नहीं मानते। मैंने ये कहा कि मोदी जी के सपोर्ट के इंटेंसिटी में कमी आई है। तीसरा मैंने ये कहा कि रूरल डिस्ट्रेस और नीचे जो फार्मर्स की समस्या है, इनइक्वालिटी की समस्या है, उसको परेशानी भाजपा को सरकार बन भी जाए तो फेस करनी पड़ेगी। चौथी बात मैंने ये कहा कि चाहे जितने भी बड़ी मेजॉरिटी से सरकार बने, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो स्थिति बनेगी वो भाजपा के लिए, नेतृत्व के लिए आगे चुनौती रहेगी। पांचवी बात जिस पे मैं आ रहा हूँ, जिसको आप पहली बात समझना चाह रहे हैं, कि भाजपा कमोबेश जितनी उनको 2019 में सीटें आई थी उतने से वापस आएगी। वोट शेयर में उनको उतना ही वोट शेयर आया है जितना 19 में था। 19 में उनको 36% वोट आया था, इस बार 35.1% वोट आया है। वोट शेयर करीब करीब वही आया है। सीटें जरूर मेरे अनुमान से उनको 50 कम आई हैं, और उसको मेरा दोष है, मेरी गलती है। हम कोई भगवान तो है नहीं, हम दावा नहीं कर सकते हैं। हमने बंगाल में कहा कि भाजपा को 100 से कम सीट आएगी। 77 भी आ सकता था, 97 भी आ सकता था, 50 भी आ सकता था, लेकिन उस नजरिए से भी आप चाहे तो मैं मान लेता हूँ भाई गलती है, तो बात अगर मान लो मेरी गलती है, मैंने कहा 300 आए 240। जो विपक्ष के इंडिया के बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा कि हमारी 250 आ रही है, उनके आए 99। तेजस्वी ने यहाँ कहा कि हमें 25 सीट आ रही है, आई 4। तो जिसने 25 कहा और 4 आया उसको आप सही बता रहे हो, जिसने 300 कहा 250 आया उसको आप गलत बता रहे हो। प्रशांत किशोर माहिर है इस मामले में, इसलिए अब मैं वहाँ आता हूँ जहाँ सवाल ये वाजिब ठहरता है। अब 2025 बिहार का चुनाव है, प्रशांत किशोर की पार्टी बनने जा रही है, चुनाव में उतरने जा रही प्रशांत है। किशोर की पार्टी नहीं बन रही है। जन स्वराज के नाम से जो पार्टी बनी, जन स्वराज के जरिए जो आंदोलन चल रहा है आपका, उसके बाद जो पार्टी बनेगी आपकी, आप कह रहे हैं कि पार्टी का नाम कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अब जो ये बिहार की 243 सीटें हैं, आपका अनुमान क्या है कि आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? साल भर का फासला है। जन स्वराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और मैं आज की तारीख में इतना ही कह सकता हूं कि चुनाव परिणाम या तो अर्श पे होंगे या फर्श पे होंगे। चुनाव परिणामों से जन स्वराज या तो अर्श पर होगा या फर्श पे होगा। अगर तो जो प्रयास हम लोगों ने किया है और जो व्यवस्था हमने बनाई है, अगर जनता को बात समझ में आई है तो इतनी सीट मिलेगी कि पूरा देश भौचक रह जाएगा। और अगर लोगों को समझ में नहीं आया तो जन स्वराज को एक भी सीट नहीं मिलेगी, और अगर नहीं मिली तो भी आप चिंता नहीं कीजिए। प्रशांत किशोर जो अभियान कर रहे हैं, चाहे 5 वर्ष और लगे, यही करते रहेंगे। प्रशांत किशोर बिहार को बदलने का मिशन लेकर के चल रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव नतीजों को लेकर के मैं उतना परेशान नहीं हूं, अगर नतीजे मेरे मुताबिक नहीं हुए तब भी मेरा यह जो अभियान है वो चलता रहेगा। मकसद बिहार को बदलना है। मेरी बहुत शुभकामनाएं प्रशांत आपको हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।